वेलकम टू संदीप स्टडीज़। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग, जो पेपर 2 होता है प्रोग्रामर के अंदर, और उसके अंदर हम 2 सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन को और एक प्रोग्रामिंग में जैसे जावा है उसके अंदर पूरी, तो जावा की टर्म्स वगैरह उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम प्रोग्रामिंग की जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उसको सीखेंगे और उसके रिगार्डिंग जो जावा है तो जावा से रिलेटेड पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम आगे, जावा प्रोग्रामिंग एंड साइड के बारे में पूरा जानेंगे सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन के अंदर। तो इसके अंदर टोटल 190 पेजेस के नोट्स हैं, तो इसमें काफ़ी पेजेस खाली भी आएंगे और इसी के साथ में पूरे नोट्स को हम कवर करेंगे इसमें। तो सबसे फर्स्ट पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे फाइल के रिगार्डिंग कि फ़ाइल क्या चीज़ होती है। जैसे प्रोग्रामिंग में फाइल्स वगैरह क्रिएट होती रहती, तो रिकॉर्ड के कलेक्शन को फाइल कहते हैं। इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को भी फाइल कहते हैं। फाइल बिट बाइट का कलेक्शन होता है। फाइल डेटा को कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करने का एक वे है। फाइल को सेव करने के लिए आपको फाइल नेम एवं एक्सटेंशन चाहिए होता है। जब भी फाइल को आप सेव करते हो तो उसके लिए आपको फाइल का नेम और एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन में फाइल का फॉर्मेट हो गया, और अब फाइल के टाइप का इसमें पता लगाते हैं। फाइल के एक्सटेंशन फॉर्मेट टाइप हमें फाइल के अंदर के डेटा का टाइप का पता चल जाता है। जैसे फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, फॉर्मेट होता है, उससे हमें किसका पता लग जाता है, जो अंदर का जो डेटा होता है उसका पता लग जाता है। डॉट APK फाइल की फुल फॉर्म होती है एंड्रॉयड पैकेज फाइल्स। जैसे डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम पता करते हैं। जैसे APK फाइल्स होती है तो उसकी फुल फॉर्म होती है एंड्रॉयड पैकेज फाइल। डॉट BAT फाइल होती है तो उसको हम बोलते हैं बैच फाइल वर्किंग इन द बैकग्राउंड ऑफ फाइल्स। तो ये जैसे कोई प्रोग्राम होता है उसके बैकग्राउंड में काम करती हैं। डॉट बिन फाइल्स आपने देखी होंगी तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फाइल्स। डॉट CGI फाइल्स आपने देखी होंगी तो उसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट। वेब सर्वर एवं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मध्य कम्युनिकेशन CGI के द्वारा होता है। यदि कोई वेब सर्वर और डेटाबेस मैनेजमेंट हो तो उनके बीच में कोई भी फाइल ट्रांसफ़र वगैरह होती है तो CGI फाइल्स के मध्य उससे कम्युनिकेट करती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट फाइल होती है .com फाइल्स, जिसको MS-DOS कमांड फाइल भी हम बोलते हैं। उसके बाद में .exe फाइल आपने बहुत देखी होंगी कंप्यूटर के अंदर। यदि आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो .exe फाइल लिखा होता है, उसको आप डबल क्लिक करते हो किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है उसको exe फाइल बोलते हैं। .jar हो तो उसको हम बोलते हैं जार आर्काइव फाइल्स। तो जार फाइल्स होती हैं उसको जार आर्काइव फाइल्स बोला जाता है। .py फाइल्स आपको दिखें तो उसको हम बोलते हैं पाइथन फाइल्स। तो भी डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज होती हैं। जैसे जावा की फाइल्स होती हैं तो उसको जावा बोला जाता है, .jar बोला जाता है। पाइथन की फाइल्स होती हैं उसको .py बोला जाता है। AIF हो तो उसकी फुल फॉर्म होगी ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। तो ये सब फाइल्स के ही टाइप होते हैं। MID म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल्स। AVI ऑडियो वीडियो इंटरफेस फाइल्स। इसके बाद में MPEG आपने नाम सुना होगा, जैसे JPEG PNG होता है, उसी तरीके से MPEG होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप बोलते हैं उसको। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल्स बोलते हैं। .txt नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, उसको हम प्लेन टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। .cs भी आपने एक्सेल वगैरह के अंदर फाइलें देखी होंगी तो उसको हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म बना के एक्सटेंशन बनाया जाता होगा। जो भी कोई फाइल्स होती है जैसे CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इनका फर्स्ट डिजिट लेके उसको एक्सटेंशन बना दिया जाता है। .ba की बैकअप फाइल बोलते हैं। .bat होता है तो उसको हम बैच फाइल बोलते हैं, और .baq होता है तो उसको हम बैकअप फाइल बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो
डबल एल की होती है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल। डॉट डी डबल एल की होती है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स। डॉट के ओ तो उसको हम बोलते हैं आई सी ओ हो तो के ओ नहीं है ये, आई सी ओ तो उसको हम बोलते हैं आइकन फाइल। जैसे आप अपने डेस्कटॉप वगैरह पे देखते हो तो उसके अंदर जो फोल्डर्स वगैरह बने होते हैं तो वो एक तरीके की आइकन फाइल होते हैं। उसके बाद में डॉट एल एन के हो तो उसको हम बोलते हैं विंडोज शॉर्टकट फाइल, तो उसको विंडो की शॉर्टकट फाइल्स बोलते हैं। डॉट पी एन जी हो तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये पिक्चर्स के रिगार्डिंग आती है। पी एन जी फाइल्स आपने देखी होंगी, ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल्स उसको बोलते हैं। डॉट टी आई डबल एफ हो तो उसको टेक इमेज फाइल फॉर्मेट बोला जाता है। इसके बाद में डॉट क्लास या जावा फाइल्स भी बोलते हैं डॉट क्लास को, क्योंकि जावा की जो फाइल्स होती हैं जैसे कि जावा JAR होते हैं, जावा आर्काइव फाइल्स होती हैं, तो उसको तो हम उसमें यूज़ करते हैं। जैसे उसमें बनने के बाद में पूरी फाइल को कंबाइन करने के बाद में, और उसकी छोटी छोटी क्लासेस होती हैं तो उनको बोलते हैं जावा फाइल्स। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। बाइट कोड जनरेटेड जावा फाइल्स, जैसे कोई भी पहले कोड क्लासेस वगैरह कोड लिखा जाता है बाइट कोड, उसको जनरेट करने वाली फाइल्स क्लासेस फाइल बोली जाती है। डॉट आर ए आर को हम बोलते हैं रोसल आर्काइव फाइल्स। डॉट PHP ये भी एक तरीके की लैंग्वेज है, इसको हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल बोलते हैं। डॉट JS भी जावा सर्वर पेज फाइल्स हम इसको बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है ट्रंकेटिंग। ट्रंकेटिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं? फाइल के डेटा को इरेज करना हो तो हम ट्रंकेटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे आगे आएगा उसमें तो हम उसको ट्रंकेट हो गया, ड्रॉप हो गया, ये डाटाबेस के छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उसके रिगार्डिंग दे रहे हैं। उसके बाद में उप्स की फुल फॉर्म होती है, जैसे उप्स लिखा जाता है OOPS, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। उप्स को OOP को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उप्स के जो फादर माने जाते हैं उसको हम बोलते हैं LNK को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फादर माना जाता है। स्मॉल टॉक को फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड माना जाता है 1980 से। सिमुला 1962 को फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे स्मॉल टॉक को फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्टेड जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरीके की होती है, एक स्ट्रक्चर बेस्ड होती है, दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो कमांड बेस्ड होती हैं सीधे स्ट्रक्चर बेस्ड जैसे टेक्स्ट वगैरह पे यूज़ होती हैं, और दूसरी होती हैं जो ऑब्जेक्ट वगैरह बना के यूज की जाती हैं। तो जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिगार्डिंग LNK को उसका फादर माना जाता है। स्मॉल टॉक ऐसी लैंग्वेज है पहली जिसको फर्स्ट प्योर लैंग्वेज बोला जाता है, जो कब आई थी? 1980 के अंदर आई थी। सिमुला आई थी 1962 के अंदर, जिसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। C++ को बाजार में स्ट्रोफ ने बेल लेबोरेटरी में 1979 में डेवलप किया था और बाज़ार में 1985 में लॉन्च किया था। जो C++ लैंग्वेज है तो उसको किसने डेवलप किया था? ये उस व्यक्ति का नाम है, और बेल लेबोरेटरीज के अंदर इसको डेवलप किया गया था 1979 के अंदर। जैसे C है, C लैंग्वेज को डेनिस रिची ने 1972 के अंदर लॉन्च किया था और तब आई थी ये, और ये 1979 के अंदर आई थी, लेकिन बाज़ार में यूज़ होना ये शुरू हुई थी 1985 के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली क्लास एंड ऑब्जेक्ट पर आधारित होती है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें क्या होती है? जो प्रोग्राम होता है वो क्लास की फॉर्मेट में और ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में होता है। क्लास में डेटा मेंबर्स एवं मेंबर फंक्शन को कंबाइन को जैसे ग्रुप या इनकैप्सुलेट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। तो जो क्लास होती है उसके अंदर जो डेटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको कंबाइन किया जाता है, जिसे आउटसाइड एक्सेस से सेफ रखें। और जो आउटसाइड एक्सेस होता है तो मतलब कि उसके अंदर दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सके। जैसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बना के उसकी क्लासेस बना देते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उसको अपनी
मेंबर फंक्शन के साथ ही इंटरेक्ट किया जाता है उसके अंदर। ये इसकी विशेषता होती है। इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आती हैं उसकी हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेनली डेटा पर फोकस किया जाता है। तो उसके अंदर जो फोकस किया जाता है, किस पे फोकस किया जाता है, डेटा पे फोकस किया जाता है। प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद इन प्रोग्राम को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। ये जावा नहीं, अब जैसे पाइथन वगैरह हो गई और भी मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो वो आज के टाइम पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। तो उसके अंदर इसी का कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग बताया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को एक्सटर्नल आउटसाइड फंक्शन से हाइड किया जा सकता है। तो उसके अंदर जो डेटा होता है उसको एक्सटर्नल आउटसाइड फंक्शन से हाइड किया हुआ होता है। न्यू डेटा एंड फंक्शन को इजीली ऐड किया जा सकता है जब ज़रूरत हो, और उसके अंदर कोई नया डेटा आपको वो करना हो, उसके अंदर ऐड करना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको ऐड कर सकते हो उसके अंदर। जब भी ज़रूरत हो नया फंक्शन वगैरह की, तो आप चाहो तो उसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बॉटम अप अप्रोच को फॉलो किया जाता है। तो उसके अंदर जो अप्रोच अप्लाई की जाती है वो अप्लाई की जाती है बॉटम अप, मतलब कि नीचे से ऊपर की साइड में अप्रोच को फॉलो किया जाता है। बॉटम अप अप्रोच बॉटम से अप की साइड में अप्रोच किया जाता है। पहले जो अंदर ही अंदर वाला वो, उसके बाद में जैसे अर्थमेटिक के अंदर होता है, पहले जो स्मॉल ब्रैकेट वाला, उसके बाद में मिडल ब्रैकेट होता है, उसके बाद में बिग ब्रैकेट, उसके बाद में बोर्ड मास रूल वगैरह इस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो इसी तरीके से इसमें किया जाता है कि आपने पूरा प्रोग्राम लिखा तो नीचे से ऊपर की साइड में चलता चला जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट एक दूसरे को मैसेज सेंड करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट बनाए हुए थे, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाए हुए थे, जैसे पूरी स्क्रीन पे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, आप कोई भी वेबसाइट वगैरह देखते हो तो उसके अंदर, या कोई भी एप्लीकेशन वगैरह देखते हो तो उसमें बटन बने हुए होते हैं। तो ये छोटे छोटे बटन होते हैं, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बोलते हैं इनको। जैसे इतनी दूर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया तो उसको जिस तरीके की डिज़ाइन दी तो वो एक बटन बन गया। तो और इसको एक डिज़ाइन का दूसरा बटन बना दिया, तो ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करोगे इस बटन पे तो सिर्फ यही बटन काम करेगा, इस वाले पे काम करोगे तो इसको प्रेस करोगे तो यही बटन काम करेगा, बाकी नहीं करेगी। अब ये डिपेंड करता है, यदि आपने ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा बना दिया तो अब ये एक ही बटन पूरा हो गया, अब ये दो बटन नहीं, तो अब आप प्रेस करोगे तो ये सिंगल बटन की तरीके से काम करेगा। ये छोटा बटन बनाया हो तो ये छोटे बटन की तरीके से काम करेगा। तो ये मैसेज सेंड करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास की। क्लास क्या होता है? क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो क्लास होता है एक यूज़र के द्वारा डिफाइंड डेटा टाइप होता है। क्लास डेटा मेंबर एवं मेंबर फंक्शन का कलेक्शन होता है। जो क्लास होता है वो डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस का एक तरीके का कलेक्शन होता है। क्लास वो ही यूनिट है जिससे डेटा मेंबर एवं फंक्शन को कंबाइन इनकैप्सुलेट किया जाता है। क्लास के द्वारा जो डेटा मेंबर्स होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं उनको कंबाइन करके इनकैप्सुलेट किया जाता है। तो आपको इसमें छोटी छोटी चीज़ें ये सीखने वाली हैं कि जैसे कि क्लास एक यूनिट होती है, उसके अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं, हम डेटा मेंबर्स को डिटेल से पढ़ेंगे आगे जब जावा शुरू होगी। और उसके बाद में मेंबर जो फंक्शंस होते हैं उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। उन दोनों को क्या किया जाता है इसमें, इनकैप्सुलेट, मतलब ये कैप्सूल के तरीके से बंद कर दिया जाता है उसके अंदर, तो उसको हम इनकैप्सुलेट कहते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। जो क्लास होती है किसका कलेक्शन होती है? जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए तो क्लास क्या होती है कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, उनका कलेक्शन होती है। ऑब्जेक्ट क्लास टाइप का वेरिएबल होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास टाइप का एक वेरिएबल होता है। एक क्लास में अनेक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं और जब एक क्लास होती है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक क्लास से एसोसिएट होता है और जो ऑब्जेक्ट आप इसमें क्रिएट करोगे तो हर क्लास से
एसोसिएट होता है। क्लास एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। जो क्लास होता है उसको हम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब जैसे क्लास होती है तो उसका लॉजिक से लिखी जाती है। तो सपोज करो कि आपने कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। क्लास, क्लास नेम, एक्सेस स्पेसिफायर, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस, उसके बाद इसको बंद कर दिया। तो सबसे फर्स्ट क्लास होगी तो क्लास का कीवर्ड, उसके बाद में क्लास का यूज़र डिफाइंड होगा, जो क्लास का नेम होगा उसमें क्या कर रहा है। एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर कैन बी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करोगे तो आप इस क्लास को प्राइवेट भी रख सकते हो, इसका पब्लिक भी कर सकते हो, इसका प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो। प्रोटेक्टेड का भी है, प्राइवेट का तो आप समझ गए होगे कि इन द क्लास ये वो काम करे, जो स्पेसिफायर आपका। पब्लिक कर दोगे तो वो सबके लिए काम करेगा। और प्रोटेक्टेड मतलब आप जिनके साथ में शेयर करोगे उनके साथ ही काम करेगा। डेटा मेंबर, वेरिएबल टू बी यूज, जो इसमें वेरिएबल्स वगैरह यूज किए जाते हैं उसको हम डेटा मेंबर बोलते हैं। मेंबर फंक्शंस कौन से होते हैं? जो मेथड यूज किए जाते हैं, मेथड टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स। इसके लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं वेरिएबल्स को, जो डेटा के मेंबर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए उसको हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं। और उसके बाद में लास्ट के अंदर क्लास नेम एंड विद द सेमीकोलंस। तो ये जो लास्ट में लगा हुआ इसको हम सेमीकोलंस बोलते हैं। और यहाँ पे इनका नाम भी अलग होता है और वो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे हम तो इसको ब्रैकेट मारते हैं नॉर्मली, पर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इनके नाम अलग अलग यूज होते हैं। क्लास एक्सेस स्पेसिफायर, सबसे फर्स्ट जैसे अभी मैंने बताया पब्लिक मेंबर को प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। यदि आपने क्लास को पब्लिकली कर दिया तो उसके मेंबर्स को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। सेकंड आता है प्राइवेट और या बाय डिफ़ॉल्ट। C++ में क्लास के मेंबर को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट होता है। जो C++ होती है उसके अंदर जो क्लास के मेंबर्स होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? प्राइवेट होता है। प्राइवेट डेटा मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता और जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होता है उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ अभी मैं बता रहा था। जैसे फ्रेंड फंक्शन के द्वारा प्राइवेट मेंबर्स को आउटसाइड क्लास से एक्सेस किया जा सकता है। तो यही हो गया कि मतलब कि आप फ्रेंड फंक्शन लगा के आप उस जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है उसको आप बाहर एक्सेस कर सकते हो। जो प्रोटेक्टेड की तरह ही बिहेवियर करता है। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड फंक्शन लगा के आपने इनहेरिट कर दिया उसको कि ये फ्रेंड है और मेरे को उसमें क्लास में इसको फ्रेंड को जैसे फ्रेंड फंक्शन यूज़ किया तो इनहेरिट कर दिया आपने और इनहेरिट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में आ गया। उसके बाद में डॉट ऑपरेटर। जो डॉट ऑपरेटर है वो क्या बिहेवियर करता है? डॉट ऑपरेटर का यूज क्लास में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जो डॉट ऑपरेटर होता है तो वो क्या काम करता है? जैसे डॉट लगा के आप कोई भी डेटा मेंबर्स या डेटा मेंबर फंक्शन लिखते हो तो वो क्या करता है? उनको एक्सेस करने का काम करता है। तो इसको हम डॉट ऑपरेटर बोलते हैं। मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन लिखते हैं। यदि मेंबर फंक्शन को आपको एक्सेस करना है तो उसको आप ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन लिखोगे। जब भी कोई मेंबर फंक्शन को आपको एक्सेस करना है तो उसका ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन लिखने से वो एक्सेस हो जाता है, उसकी वो कैटेगरी में आता है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। जो ऑब्जेक्ट होता है एक तरीके से इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस का मतलब कि उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल होता है। तो आपको ध्यान में रखना, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का एक इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि एक तरीके से स्ट्रक्चर ही शो करता है। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। ऑब्जेक्ट रन टाइम एंटिटी होती है। जो ऑब्जेक्ट होती है एक तरीके से रन टाइम एंटिटी होती है। ऑब्जेक्ट किसी पर्सन, अकाउंट, EDC को रिप्रेजेंट कर सकता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक रन टाइम एंटिटी होती है। जो ऑब्जेक्ट होती है
उसको हम एक रन टाइम एंटिटी कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसी पर्सन, अकाउंट या एडीसी को जैसे ऑब्जेक्ट होता है उससे किसी भी चीज़ को वो किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक दूसरे को मैसेज सेंड करके एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जब भी कोई भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की बहुत सारी फाइलें होती हैं, तो एक के बाद में एक इंस्टॉल होती चली जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे से वो करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, इंटरेक्ट करके और एक दूसरे को मैसेज सेंड करके वर्क करती हैं। तो ऑब्जेक्ट जो डिक्लेरेशंस होता है तो उसके अंदर पहले क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट की लिस्ट, जैसे N1 N2 N3 मल्टीपल इसके अंदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्लास के मेंबर को डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किया जाता है। जो क्लास का जो मेंबर होता है उसको हम डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का नेम हो गया और क्लास का मेंबर हो गया, उसके बाद में सेमीकोलन लगाते हैं आगे तो वो एक्सेस हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आती है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा ओनली एसेंशियल आवश्यक फीचर्स इंफॉर्मेशन को शो किया जाता है। जो डाटा एब्स्ट्रैक्ट क्या काम करता है, जैसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देखते हो तो आपको जब भी कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो इसके पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं दिखती, सिर्फ आपको वो वेबसाइट दिखती है। तो वो इस तरीके से किस चीज़ से किया हुआ होता है, वो किया हुआ होता है डाटा एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करके। जो एसेंशियल जो आवश्यक फीचर्स होते हैं उसी को शो किया हुआ होता है, बाकी जो यूज़र आउटसाइड वर्ड से बैकग्राउंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हाइड कर दिया जाता है। जो यूज़र के किसी काम का नहीं होता जो डेटा, उसको क्या कर दिया जाता है, उससे हाइड कर दिया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। डेटा हाइडिंग अचीव करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। यदि डेटा की हाइडिंग अचीव करनी हो तो उसके लिए भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना, जब डेटा हाइडिंग करना हो तब भी हम डेटा एब्स्ट्रैक्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन क्या काम करता है, डेटा मेंबर एवं मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट क्लास में wrap up कंबाइन करना डेटा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। जब डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जब डेटा मेंबर हो गए और मेंबर फंक्शंस हो गए उनको आपको एक सिंगल यूनिट या क्लास में wrap करना हो, कंबाइन करना हो। जब डेटा मेंबर हो गए और मेंबर फंक्शन हो गए, दोनों का आपको क्या करना हो, एक सिंगल यूनिट के अंदर, मतलब एक सिंगल क्लास के अंदर आपको कंबाइन या wrap करना, मतलब कि एक जैसे पैकेट में होल्ड करना हो तो उसको हम wrap बोलते हैं। और कंबाइन का मतलब कि उन दोनों को एक जगह करना हो। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन कहते हैं। डेटा क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा ही एक्सेसिबल होता है। जो डेटा होता है वो क्लास के मेंबर के द्वारा ही एक्सेसिबल होता है और डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जाता है। जो डेटा होता है उसको क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा ही एक्सेसिबल होता है। जो मेंबर फंक्शन होता है उसके द्वारा ही एक्सेसिबल होता है और जो डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। जो डेटा होता है उसको क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। इनकैप्सुलेशन का यूज़ डेटा और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग के लिए किया जाता है। जो इनकैप्सुलेशन होता है उसका यूज किसके लिए किया जाता है, इन्फॉर्मेशन हाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी आपके पास में इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको हाइड करना चाहते हो तो आप उसके लिए डेटा इनकैप्सुलेशंस का यूज कर सकते हो। जैसे कोई क्लास होती है तो क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेथड और जैसे मेंबर फंक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं मेथड बोलते हैं, और जो डेटा मेंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो इन दोनों को आप एक साथ में कंबाइन कर दो तो ये क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन प्रोसेस कहलाता है। कंबाइन कर दिया मतलब आपने एक उसके अंदर डाल दिया तो ये कैप्सूल बन गया और ये पूरा क्या कहलाता है, क्लास कहा जाता है इन दोनों का। ये जो पूरा एक जगह कंबाइन करने का और इसके अंदर कुछ क्या शो करना है क्या शो नहीं करना वो प्रोसेस कहलाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जो ऊपर वाली जो इसमें काम आने वाली चीज़ें को, यदि आपको कोई फंक्शंस हो गया जो यूज़र को दिखाना है, कोई फंक्शंस हो गया जो यूज़र को नहीं दिखाना,
जो यूज़र को नहीं दिखाना आपने उसको हाइड कर दिया, और जो आपको दिखाना वो शो कर दिया। तो वो क्या कहलाते हैं, जैसे मेथड होते हैं जो कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं होता यूज़र से, क्योंकि जो कैलकुलेशंस होते हैं जैसे कैलकुलेटर होती है तो उसमें कैसे पीछे गुणा भाग करता है उसका हमको कोई लेना देना नहीं होता, हम सिर्फ उसमें इनपुट डालते हैं, तो वो डेटा मेंबर कहलाते हैं। जैसे इनपुट वाला पोर्शन है वो हमें शो करना होता है। ये सपोज करो आपने कोई छोटा सा प्रोग्राम लिखा कि ए और बी का मान आप पुटअप करो और आपको a + b = ये शो करेगा आंसर। जैसे आपने 5 और इसका मान आपने 7 पुटअप किया तो आपको आंसर में स्क्रीन पे रिजल्ट शो होगा a + b = 12। अब इनके पीछे जो कैलकुलेशन हो रही है उसका आपसे कोई लेना देना नहीं कि वो पहले इसमें जाएगा इसको इसमें जोड़ेगा, उससे कोई नहीं। आपको सिर्फ ये शो करना है, शो कर रहे हो कि एक ही वैल्यू आप इनपुट करवा रहे हो, तो आपने इनको डेटा मेंबर्स को इनपुट आपने प्रोवाइड करवाया, इसके बाद में a + b शो किया और उसके बाद में आंसर शो किया। उसके फंक्शंस को आपने हाइड कर दिया, तो उसके पूरे प्रोग्राम को आपने हाइड कर दिया, तो वो डेटा एब्स्ट्रैक्शंस का पार्ट हो गया। ये शो कर दिया आपने जहाँ जहाँ इनपुट लेनी है, जैसे कि आपने इसकी वैल्यू कर दी, जैसे a की वैल्यू आपने फिर दोबारा से 2 पुटअप की, b की वैल्यू 6 पुटअप की, तो आप तब इसका आंसर आपको दे देगा 8 दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा, तब आंसर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन काम करती है। तो ये मेथड है a + b, इसने मेथड से काम किया, और आपको यहाँ या तो आप a + b लिख दो या इसकी जगह आपने सम लिख दिया तो आपको सम दिखा देगा। यहाँ पे आपने मेथड यूज़ कर दिया, जैसे सब्ट्रैक्ट वाला यूज़ कर दिया, मल्टीप्लाई वाला यूज़ कर दिया, तो 2 × 6। अब आपको ये लिखता हुआ दिखाएं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसने यूज़र ने इसको हाइड कर दिया, तो आपको सीधा रिजल्ट शो करेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद हम चलें नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर ये मतलब कि पैतृक संपत्ति वगैरह के अंदर आपने सुना होगा इनहेरिटेंट हो आप, ये मतलब कि पैतृक संपत्ति होती है, तो एक पहले फंक्शंस वगैरह होता है उसको दूसरा यूज कर रहा है। इनहेरिटेंट के यूज एक क्लास के एट्रीब्यूट और मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास में इनहेरिट यूज करने के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब एक क्लास में कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो आप जो मेंबर फंक्शन वगैरह यूज़ किए हो तो आप उनको क्या कर सकते हो, दूसरी क्लास तक यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके का जो प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्वायर या इनहेरिट का यूज करता है। तो इसके अंदर जो एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको एक्वायर करता है, इनहेरिट करता है, और इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक क्लास होती है उसके जो एक्वायर कर लेता है जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, और उसको दूसरी ऑब्जेक्ट वगैरह में यूज करता है, तो इस तरीके का यूज किया जाता है। तो ये प्रोसेस पूरा कहलाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हिरारिकल क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करता है। हिरारिकल क्लासिफिकेशन जैसे कोई चीज़ को आपने 2 पार्ट में तोड़ दिया, फिर आपने उसको 3 में भी तोड़ सकते हो, 2 में भी तोड़ सकते हो, इस तरीके से आप इसको आगे तोड़ते चले जाते हो। तो ये इनहेरिटेंस प्रोसेस कहलाता है, हायरार्किकल प्रोसेस कहलाते हैं। डिविजन्स। इनहेरिटेंस का मेन बेनिफिट रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है। एक जगह क्लास में रिटर्न कोड को अनेक क्लास में यूज कैसे। सपोज करो जैसे मैं अभी कोई प्रोग्राम बता रहा था आपको, तो आपने उस प्रोग्राम को एक बार क्रिएट किया, तो इसमें क्या होगा कि वो प्रोग्राम जैसे कि आपको फिर से उसमें एडिशन वगैरह करके मैंने बताया, तो उसमें जो ऐड करने के लिए जो पोर्शन लिखा और वो आगे फिर से दोबारा यूज़ हो रहा है कहीं पर, तो वो क्या करेगा उसी क्लास से यूज़ कर लेगा, तो उसको क्या कर देगा वो इनहेरिएंट कर देगा। तो इसमें शब्द यूज करके जैसे फ्रेंड यूज करके किया जाता है। तो इस तरीके से रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड मतलब कि आपको दोबारा से कोड नहीं लिखना पड़ता। तो इससे क्या होता है कि कोड का जो कोड लिखने का वो भी छोटा हो जाता है, और उसके साथ में उसका साइज भी कम होती है, और उससे उसकी स्पीड भी बढ़ती है। तो ये इसका बेनिफिट होता है इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट चीज़ आती है सब क्लास। सब क्लास क्या होती है, इसे हम सब क्लास, डराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास ही बोलते हैं।
सपोज़ करो आपके पास में क्लास है, तो उसके अंदर आपने फिर क्लास क्रिएट कर दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब क्लास। या डेराइव्ड मतलब कि एक क्लास से दूसरी क्लास को आपने बनाया, तो वो डेराइव्ड क्लास हो गई या चाइल्ड क्लास। ये बड़ी क्लास है और ये उसका पार्ट है, तो ये उसका क्या है, चाइल्ड क्लास है। वह क्लास जो अनदर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती हैं। कोई बड़ी क्लास है और उसके बाद में उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कोई दूसरी क्लास बनाई जा रही है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, ये मेन क्लास कहलाएगी, जिसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहा है वो क्या कहलाएगा, सब क्लास कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म है सुपर क्लास। सुपर क्लास बेस क्लास या पेरेंट क्लास भी कहते हैं। अब यही हो गए जो फंक्शंस वगैरह दे रहा है वो सुपर क्लास, और ये सब क्लास। जिसने फंक्शंस मेथड यूज लिए वो सब क्लास हो गए, और जिसने फंक्शंस मेथड दिए वो पेरेंट्स क्लास हो गई, कि उसका पेरेंट हो गया, या सुपर क्लास हो गई, उसके पास अथॉरिटीज़ हैं, या बेस क्लास होगी, वो उसका बेस है। जिस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिएंट किया जाता है उसे हम सुपर क्लास कहते हैं। तो जिस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिएट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के किस किस तरीके के टाइप्स होते हैं। पहले आता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसमें केवल एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल क्लास होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या किया जाता है, इनहेरिट किया जाता है। जैसे क्लास ए हो गई तो इसके अंदर क्या होगी, बेस क्लास होगी। उसके बाद में क्लास बी होगी, उसको हम डेराइव्ड क्लास बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको ओनली एक क्लास से इनहेरिट किया जाता है। जैसे क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को इसने क्लास बी ने इनहेरिट किया, तो ये इसकी बेस क्लास हो गई, ये इसकी डेराइव्ड क्लास हो गई। तो एक सिंगल क्लास उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें एक क्लास के अंदर एक से अधिक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया जाता है, उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे क्लास बी होगी, क्लास सी होगी, दो क्लास की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपने क्लास ए बना दिया या क्लास डी बना दिया, जो भी बना दिया, तो ये दोनों तो इसकी हो गई बेस क्लास। और बेस क्लास तो मतलब कि दो क्लासें यूज़ की हैं, और ये इससे बनाई हुई क्लास ये को क्या हो गई, डेराइव्ड क्लास। तो अब क्या हो गया कि इस क्लास ए ने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है, तो मल्टीपल मेथड क्लास बी में से भी उठाएँ, क्लास सी में से भी उठाएँ, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में थर्ड आता है एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब कि डिफरेंट लेवल्स पे इनहेरिट किया जाए फंक्शंस को। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में डेराइव्ड क्लास को किसी अदर डेराइव्ड क्लास से क्रिएट होती है। तो इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर जो डेराइव्ड क्लास होती है, तो वो क्या होता है, किसी अदर डेराइव्ड, मतलब कि पहले से कोई डेराइव्ड की हो, जैसे ये डेराइव्ड की, इसके पास में फंक्शन, और इसको आगे फिर और इसके फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज़ हो गई। यहाँ पर एक क्लास दूसरे क्लास पर एवं दूसरी क्लास तीसरी क्लास पर इनहेरिट किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक क्लास होगी तो उससे क्रिएट करके दूसरी क्लास क्रिएट कर दी, और दूसरी क्लास से तीसरी क्लास क्रिएट कर दी, तो ये इनहेरिट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे क्लास सी एक बेस क्लास, इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपने क्या बना दिया, क्लास बी बना दी, और इसकी प्रॉपर्टी क्लास बी की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपने क्लास ए बना दिया। तो जो लास्ट में हो गया तो उसको तो हमने डेराइव्ड क्लास लिख दिया, लेकिन क्लास बी भी क्लास सी के कंपैरिजन में डेराइव्ड ही है। तो क्लास बेस क्लास 1 बेस क्लास 2, मतलब कि यहाँ पे क्लास ए के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो सी से भी आ रही हैं, बी से भी आ रही हैं, तो ये मल्टी लेवल के अंदर हो गया। और मल्टीपल के अंदर हो गया कि मतलब कि जो अलग अलग थी क्लासेस, तो उनसे प्रॉपर्टी ये उस पर डिपेंड नहीं थी,
पर ये इस पे डिपेंड है, बी क्लास सी पे डिपेंडेंट है, तो ये मल्टी लेवल हो गया। उसके बाद में चौथा आता है हिरारिकल इनहेरिटेंस। एक बेस क्लास से अगर एक से ज़्यादा डेराइव्ड क्लास क्रिएट की जाए तो उसे हम हिरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। आपके पास में एक कोई बेस क्लास है, जैसे क्लास जी है, और उससे एक से ज़्यादा डेराइव्ड, तो हमने दो क्लासें डेराइव्ड कर दी, क्लास बी और क्लास सी। जैसे क्लास बी जी की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करता है और क्लास ए भी क्लास जी की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करता है। उसके बाद में क्लास बी के अंदर क्लास बी की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं क्लास ए और क्लास सी, तो ये डेराइव्ड क्लास होगी और इनकी बेस क्लास होगी क्लास बी होगी, और क्लास बी यहाँ पे डेराइव्ड होगी और क्लास जी यहाँ पे बेस क्लास होगी। तो जो इस तरीके का जो मॉडल्स बना है आगे मल्टीपल लेवल के साथ में, तो ये हिरारिकल इनहेरिटेंस की कैटेगरी के अंदर आता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जितने हेरिटेंस हमने पढ़े हैं अभी, उन दो को मिक्स कर दोगे तो आपको क्या क्या कैटेगरी बन जाएगी, दो या दो मल्टीपल को आप एक साथ में वो कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दो या दो से अधिक टाइप के इनहेरिटेंस को आपने कंबाइन करके हाइब्रिड इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं तो उसको कंबाइन करके आपने क्या बना दिया, एक नया इनहेरिटेंस क्रिएट कर दिया, तो वो क्या हो गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। तो आप देख सकते हो जैसे ये वाला हिरारिकल इनहेरिटेंस था, उसके साथ में ये सिंपल इनहेरिटेंस है, इतना ही दो का, और आप देखोगे तो ये वाला मल्टीपल इनहेरिटेंस की कैटेगरी होगी। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गई। मल्टीपल में क्या होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को दो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हाँ यहाँ पे ये वाला प्रोसेस मल्टीपल हो गया, जैसे एक क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को दो अलग अलग क्लासों से यूज़ हो रहा, क्लास एफ और क्लास जी से, तो ये मल्टीपल की कैटेगरी में हो गया। और ये वाला क्लास बी की प्रॉपर्टीज़ को दो अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसका पार्ट हो गया हिरारिकल इनहेरिटेंस का। और जैसे क्लास एफ की प्रॉपर्टीज़ को क्लास बी यूज़ कर रहा, क्लास ए यूज़ कर रहा, तो यह आप देखोगे तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। तो इसके अंदर सब के सब इनहेरिटेंस आप देखोगे तो मिक्स होते हुए हैं, तो वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस की कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है हमारे पास में पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम देखें तो उसके अंदर आता है मैनी प्लस फॉर्म। तो जब पॉली का अर्थ होता है मैनी और मोर का मतलब बहुत सारी, और उसके साथ में फिज्म इज फॉर्म, तो मैनी फॉर्म्स हो तो वो क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। एक थिंग्स को मल्टीपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे मैनी फॉर्म को शो करना हो आपको, एक मैसेज थिंग कॉन्सेप्ट को मल्टीपल फॉर्म में डिस्प्ले करने की एबिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म होती है। जब एक मैसेज हो या थिंग्स हो, कॉन्सेप्ट हो, उसको मल्टीपल फॉर्म में डिस्प्ले करना हो आपको, की जो एबिलिटी होती है, जब उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जब कोई भी मैसेज हो, थिंग्स हो या कॉन्सेप्ट हो, तो उसकी मल्टीपल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले करने को हम एबिलिटी या पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म हमारे पास में फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर मल्टीपल फंक्शन का नेम सेम हो एवं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर डिफरेंट हो, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडेड फंक्शन कहते हैं। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म में तो क्या होता है कि जैसे मैनी फॉर्म्स होती हैं तो उसका यूज़ कर रहे हो आप, जैसे मल्टीपल फॉर्म को डिस्प्ले कर रहे हो आप, तो एबिलिटी मतलब कि एक ही थिंग्स को आप मल्टीपल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट हो गया। और फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर क्या हो गया,
ये थोड़ा सा उससे जैसे पॉलीमॉर्फिज्म से उल्टा हो गया कि इसके अंदर आपके पास में फंक्शंस का जैसे कोई भी एक फंक्शन है उसका नेम सेम है और उसके जो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो गए, तो इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडेड फंक्शंस कहते हैं। मतलब कि वो फंक्शन ओवरलोड हो गया क्योंकि फंक्शन का नेम सेम हो गया दोनों सिचुएशंस के अंदर। मतलब उसके अंदर जो पैरामीटर आप डिसाइड कर रहे हैं या उसमें जो आर्ग्यूमेंट आप पुटअप कर रहे हो तो वो अलग अलग हैं, तो वो ओवरलोडेड फंक्शन कहलाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शंस का नेम सेम रहेगा। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग की एक कंडीशंस होगी कि जो नेम होगा वो सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर फंक्शंस के अंदर के जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं या उन आर्ग्यूमेंट का जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट हो सकता है। जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि फंक्शन ओवरलोड कब होगा कि उसका नाम पूरे फंक्शंस का जो नेम है वो सेम है, लेकिन उसके अंदर जो आप आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसका डेटा टाइप डिफरेंट है या उसके आर्ग्यूमेंट्स के अलग हैं। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग कि ऑपरेटर कब ओवरलोड होता है। C++ में ऑपरेटर को भी ओवरलोड किया जा सकता है। तो जो C++ होती है उसमें ऑपरेटर को भी ओवरलोड किया जा सकता है। एडिशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स को ऐड करता है। जो एडिशनल ऑपरेटर होता है वो दो ऑपरेंड को ऐड करके बनाया जाता है। जो C++ में होता है तो C++ में क्या होता है कि ऑपरेटर को कई जैसे कि लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन C++ में ऑपरेटर को क्या किया जा सकता है, ओवरलोड किया जा सकता है। एडिशनल ऑपरेटर जैसे दो ऑपरेंड को ऐड करते हैं, तो जो एडिशनल ऑपरेटर्स होता है तो वो दो ऑपरेंड को ऐड करके बनाया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं प्लस को हम दो या दो से अधिक इंटीजर फॉल्ट डबल ऑपरेंड को ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं जैसे प्लस को हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे दो या दो से अधिक इंटीजर हो गए, फ्लोट हो गए, डबल ऑपरेंड्स हो गए, उनको ऐड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एवं इसे हम दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को कंबाइन या कॉन्केटनेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि इंटीजर ऑपरेटर्स आते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गए, तो ये टाइप्स ऑपरेंडर को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसे हम दो या दो से अधिक जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए भी या कॉन्केटनेट करने के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोड। कुछ ऑपरेटर को छोड़कर सभी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है। जैसे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं उनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, तो इसके अंदर जैसे डॉट ऑपरेटर है उसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। इसके बाद में जो स्कोप रेजोल्यूशन है उसको भी ओवरलोड नहीं किया जा सकता। उसके बाद में टर्नरी ऑपरेटर्स है उनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। चौथा है साइज ऑफ, तो इन चार को ओवरलोड नहीं किया जा सकता, इन सभी ओवरलोड नहीं किया जा सकता, बाकी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है। तो जो कंबाइन वगैरह के जो प्रोसेस वगैरह होते हैं तो उसके अंदर ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है, लेकिन इन चार तरह के ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं किया जा सकता। ओवरलोड का मतलब आप उसका दूसरा यूज़ नहीं कर सकते एक तरीके से, कोई और तरीके से उसको कॉन्केटनेट करके या उसका इंटीजर टाइप चेंज करके और या उसका डेटा टाइप्स वगैरह चेंज करके आप उसको ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बाइंडिंग। बाइंडिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफायर्स को एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो बाइंडिंग के जो प्रोसेस होता है तो बाइंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना। मतलब कि आपने सुना हो जैसे आप नोट्स वगैरह होते हैं बाइंड करवा के लाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं उनको सबको एक जगह सेटअप करके उसको बाइंड कर देते हैं। तो उसके अंदर इस तरीके से रोलिंग वगैरह उसका वायर सा डाल देते हैं, तो उसकी बाइंडिंग करती है। तो उन्होंने क्या किया, इसी तरीके से ये एक प्रोसेस है
जिसमें आइडेंटिफायर्स को एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उसको एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। बाइंडिंग में प्रत्येक वेरिएबल और फंक्शंस के लिए की जाती है। ये प्रक्रिया रन टाइम और कंपाइल टाइम में होती है। तो सपोज़ करो कि आपने जो क्लासेज वगैरह ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिफाइन किए, तो अब आप उसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, आप उसको रन करवाना चाह रहे हो। तो रन करवाने के लिए जो प्रोसेस होता है तो उसको आइडेंटिफायर करता है। आइडेंटिफाई करता है तो जो प्रोसेस होता है तो उसको क्या करता है, बाइंडिंग बोलते हैं। रन करने से पहले का जो प्रोसेस होता है तो रन या कंपाइल टाइम पे रन होती है ये प्रोसेस। तो वेरिएबल और फंक्शंस पे की जाती है तो उसको बाइंड करके कंपाइलिंग प्रोसेस पे ले जाएगा। तो ये बाइंडिंग भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बाइंडिंग की टाइप्स की बात करें तो एक स्टैटिक बाइंडिंग इन C++ होती है। इसे अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। जो स्टैटिक बाइंडिंग्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। ये बाइंडिंग कंपाइल टाइम में पूरी होती है और जो ये बाइंडिंग्स होती है वो कंपाइल टाइम में पूरी की जाती है। इसमें फंक्शन कॉल की मैचिंग सही फंक्शन डेफिनेशन के साथ में कंपाइल टाइम में होती है। और इसमें जो फंक्शंस की जो मैचिंग होती है वो सही फंक्शन जो फंक्शन इसमें जो फंक्शन का जो कॉल होता है उसकी मैचिंग की जाती है, वो फंक्शन डेफिनेशन के साथ में कंपाइल टाइम पे की जाती है। तो जो स्टैटिक बाइंडिंग्स हो गया, बाइंडिंग का जो प्रोसेस होता है तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि एक बाइंडिंग होती है वो कंपाइल टाइम पे की जाती है, और स्टैटिक बाइंडिंग होती है उसको हम अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। या जो फंक्शंस का जो कॉल की जो मैचिंग होती है फंक्शन डेफिनेशंस के साथ में कंपाइल होती है। स्टैटिक बाइंडिंग को ऑपरेटर ओवरलोड और फंक्शन ओवरलोड का प्रयोग करके भी किया जा सकता है। यदि आपको स्टैटिक बाइंडिंग वगैरह करनी है तो जो हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं या फंक्शंस को ओवरलोड करते हैं तो उनका प्रयोग करके भी इसको किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें सेकंड, डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है। इसे हम लेट बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। जो लेट बाइंडिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग होती है उसको, जैसे स्टैटिक बाइंडिंग होती है उसे हम अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग होती है उसको हम लेट बाइंडिंग बोलते हैं, या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें फंक्शन कॉल की मैचिंग सही फंक्शन डेफिनेशन के साथ में रन टाइम में होती है। तो उसके जो स्टैटिक बाइंडिंग्स होती है उसके अंदर कंपाइल टाइम पे होती है, और इसमें फंक्शंस की कॉल जो रन करवा रहे हो तो रन टाइम पे होती है। ये इसमें डिफरेंस होता है। डायनेमिक बाइंडिंग को वर्चुअल फंक्शंस के प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। जो डायनेमिक जैसे स्टैटिक बाइंडिंग को फंक्शन को ओवरलोड करके या ऑपरेटर को ओवरलोड करके प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार से डायनेमिक बाइंडिंग को वर्चुअल फंक्शन के यूज से भी प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ये रन टाइम में होता है तो इसलिए इसमें कोड का एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो होता है। तो जो डायनेमिक बाइंडिंग होती है तो वो कब होती है, रन टाइम पे होती है। तो रन टाइम पे होने की वजह से इसमें कोड का जो एग्जीक्यूशन होता है उसको स्लो कर देता है। डायनेमिक बाइंडिंग का मुख्य लाभ ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है। तो डायनेमिक बाइंडिंग्स होता है उसका मेन बेनिफिट आपको ये मिलता है कि ये फ्लेक्सिबल होती है उसके अनुसार। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म्स आती हैं मैसेज पासिंग, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे। तो मैसेज पासिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट एक दूसरे को मैसेज सेंड रिसीव करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसमें मैसेज पासिंग कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, मैसेज पासिंग कहलाता है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास में कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर काफ़ी ज़्यादा यूजेबल टर्म होती है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसकी हम बात करें तो कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, जैसे कि कोई आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो कोई भी आपने जावा प्रोग्रामिंग वगैरह की है, कोई भी और भी C++ कुछ भी आपने यूज़ किया, तो उसमें आपने क्या बनाया, तो आपने उसमें कंस्ट्रक्टर वगैरह क्रिएट किया। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उसके अंदर जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसको क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है।
कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या होता है, जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट करके देता है। C++ में कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, और जो C++ होता है उसमें कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शंस होता है। स्पेशल उसको एक तरीके से स्पेशल मेंबर फंक्शन की तरह ही डिफाइन किया हुआ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उनको मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है। आगे डी कंस्ट्रक्टर आएगा, वो मेमोरी को वापस फ्री करवाने का काम करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये मेमोरी को एलोकेट करने का काम करता है। कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास का ही नेम होता है। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका जो नेम होता है, जो क्लास का नेम होता है, वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। उसका कोई अलग से नाम आपको नहीं रखना पड़ता। कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली यूज़र कॉल नहीं किया जा सकता। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको यूज़र के द्वारा कॉल नहीं किया जा सकता। जो यूज़र होता है एक्सप्लिसिट होता है तो उसके द्वारा इसको कॉल नहीं किया जा सकता। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। आपको यूज़र को उसको एक्सटर्नली कोई भी कॉल करने की या कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक मेमोरी को एलोकेट करता है उसकी। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। तो एक क्लास में जैसे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो उसी तरीके से जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसके साथ में एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है। जब मेंबर फंक्शंस हो गया या ऑब्जेक्ट को ओवरलोड किया जा सकता है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड किया जा सकता है। अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो इसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यदि आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट है तो इसे हम आर्ग्यूमेंटेड या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यदि आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट दिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और यदि आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कैटेगरी में आता है। कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर और बाहर डिफ़ाइन किया जा सकता है। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह डिफ़ाइन किया जा सकता है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन नहीं किया तो कंपाइलर ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देते हैं। अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन नहीं किया तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिक कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऐड कर देगा। तो कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसमें कंस्ट्रक्टर होता ही होता है। यदि आपने कोई क्लास क्रिएट की है तो उसमें कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यदि आपने उसमें आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा और वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कैटेगरी में आएगा। यदि आपने आर्ग्यूमेंट पास किया तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है। जब आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर देगा उसका। उसके बाद में कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे कंस्ट्रक्टर होता है, जिस तरीके से क्लासेस वगैरह होती हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होती हैं, तो कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करना होता है। जो भी कंस्ट्रक्टर वगैरह होता है, यदि आप अलग से कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो उसको कहाँ पे डिक्लेयर करना होता है, पब्लिक सेक्शंस के अंदर डिक्लेयर करना होता है। कंस्ट्रक्टर क्लास में किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। जो कंस्ट्रक्टर होता है अपने कोई क्लास के अंदर कहीं पे भी क्रिएट किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। जो आपने कंस्ट्रक्टर होता है उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, आपको ध्यान में रखना है। जैसे आगे रिटर्न टाइप्स वगैरह के फंक्शंस आएंगे तो अब आपको पता लगेगा कि कंस्ट्रक्टर होता है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। वर्चुअल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कोई भी वर्चुअल फंक्शंस वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इस तरीके से वर्चुअल कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता।
कंस्ट्रक्टर, अब देखो इसकी विशेषता ये हो गई है, उसकी कंडीशंस हो गई। जैसे इसको पब्लिक में सेक्शन में रखना चाहिए इसको, और इसको कोई क्लास के किसी पोजीशंस पे हो सकता है। ये रिटर्न टाइप नहीं देता आपको। कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं हो सकता, वर्चुअली डिक्लेयर नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। जैसे क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक से दूसरे में इनहेरिट किया जाता है, तो कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट नहीं किया जाता। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे कोई भी कॉपी कर रहे हो आप कंस्ट्रक्टर की, तो वो किस लिए यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर को कॉपी कर रहे हो। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर का कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, लेकिन सेम क्लास के ऑब्जेक्ट का एज ए पैरामीटर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कंस्ट्रक्टर का जो पैरामीटर्स होते हैं उसका डेटा टाइप कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सेम क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एज ए पैरामीटर्स नहीं यूज़ कर सकते। जैसे क्लास का नेम हो गया और कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन कर रहे हो, उनका सेम नहीं हो सकता, वो अलग होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक डिफाइन होता है क्लास के नेम से, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम पैरामीटर्स पे यूज़ नहीं कर सकता। कॉपी कंस्ट्रक्टर में केवल एक ही पैरामीटर होता है। जैसे आप कोई भी कॉपी कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर, तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, तो वो तभी वो कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक ऑब्जेक्ट के सभी डेटा को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट होता है उसके जो सभी डेटा होते हैं उसको आप क्या कर सकते हो, दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाए तो उसे हम कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट कीवर्ड लगा देते हो, उसके वजह से CONST लगा देते हो उसके ऑब्जेक्ट के पीछे, तो वो क्या बन जाता है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट केवल कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस को ही कॉल कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखना, जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है तो वो किसको कॉल कर सकता है, ओनली कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को ही कॉल कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखना, जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो केवल किसको कॉल कर सकता है, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को ही कॉल कर सकता है। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। तो जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो केवल कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को ही कॉल कर सकता है। तो आपको इसके रिगार्डिंग ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है तो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को ही कॉल कर सकता है। जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को ही कॉल कर सकता है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट नॉन कांस्टेंट मेंबर को कॉल नहीं कर सकता। जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट के पीछे कांस्टेंट डिक्लेयर किया तो वो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बन गया। अब कांस्टेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ओनली सिर्फ कांस्टेंट मेंबर है उन्हीं को कॉल कर रहा है, नॉन कांस्टेंट मेंबर को कॉल नहीं कर सकता। तो ये इसकी विशेषता होगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्टर। जैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, उसके साथ में डिस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी को फ्री करता है। वो उसमें मेमोरी को एलोकेट करता है क्लास को, और ये फ्री करता है। डिस्ट्रक्टर भी क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा एलोकेट की गई मेमोरी को डी एलोकेट करता है। तो ये उसका उल्टा करता है। जैसे ये भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है उसका क्लास का, और इसने क्या किया, जो एलोकेट किया उसकी मेमोरी को वापस क्या कर देगा, डी एलोकेट कर देगा। डिस्ट्रक्टर का नेम भी वही नेम होगा जो क्लास का नेम है। तो आपको ध्यान में रखना, जो डिस्ट्रक्टर है उसका नेम भी वही नेम होगा जो क्लास का नेम है, और कंस्ट्रक्टर का भी नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। लेकिन इसके आगे टिल्ड सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे डिस्ट्रक्टर होता है तो उसके आगे ये जो टिल्ड सिंबल होता है ये लगा होता है। एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है। जैसे एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही होगा, इसे ओवरलोड नहीं कर सकते, और डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी नहीं किया जा सकता।
डिस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। डिस्ट्रक्टर में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट होते हैं, आर्ग्यूमेंट आप डिफाइन कर रहे हो तो वो पैरामीटराइज आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में आता है बाय डिफ़ॉल्ट, या डिफ़ॉल्ट आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इनलाइन फंक्शन की। इनलाइन फंक्शन को क्रिएट करने के लिए इनलाइन कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई आपको इनलाइन फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करोगे। जैसे क्या काम करता है ये, इनलाइन रिटर्न टाइप फंक्शंस का नेम पैरामीटर आपने डिसाइड कर दिया, बीच में कोड और आपने उसको बंद कर दिया। C++ में इनलाइन फंक्शन का प्रयोग करके फंक्शन कॉल के ओवरहेड को कम किया जाता है, ओवरलोड को कम किया जाता है, जिससे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तेज़ होता है। जैसे कि C++ में इनलाइन फंक्शन होता है, जो फंक्शन का जो कॉल होता है उसका ओवर हेडेक होती है उसको कम करने का काम करता है, या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को तेज़ कर देता है। इनलाइन कंपाइलर के लिए एक रिक्वेस्ट है, यहाँ यह कोई कमांड नहीं है, कंपाइलर इनलाइन की रिक्वेस्ट को इग्नोर भी कर सकता है यदि फंक्शन में कोई लूप होता है। जैसे ये क्या करता है, उसको अपर पे कॉल करता है। तो जो C++ में ओवरहेड फंक्शंस होता है तो उसको क्या करता है, ये कॉलिंग करता है और उसकी कंपाइलिंग को इग्नोर भी कर सकता है। यदि कोई लूप के अंदर हो तो उसको वो भी कर सकता है। रिकर्जन क्या काम करता है, रिकर्जन मतलब कि खुद को ही कॉल करेगा, तो उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स होती हैं। ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, यदि फंक्शन टाइप स्टैटिक वेरिएबल, रिकर्सिव या स्विच कमांड या गो स्टेटमेंट हो तो इनलाइन का यूज़ नहीं होता। जैसे रिकर्जन होता है तो फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है तो ये रिकर्जन है। यदि फंक्शंस के अंदर वेरिएबल हो, रिकर्सिव हो, स्विच कमांड या गो स्टेटमेंट का यूज़ हो तो उसके अंदर इनलाइन का यूज़ नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में फ्रेंड फंक्शन। अभी मैंने बताया था कि जब कोई प्रोटेक्टेड क्लास होती है उसको फ्रेंड बना के आप प्रोटेक्टेड की ग्रेड में प्राइवेट क्लास होती है उसको फ्रेंड बना के प्रोटेक्टेड में बना सकते हैं। किसी क्लास का एक फ्रेंड फंक्शन उसे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को बाहर भी, क्लास के बाहर भी एक्सेस करने देता है उसको। यदि आपको कोई भी मेथड होता है उसको आपको बाहर एक्सेस करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करोगे क्लास के अंदर। एक फ्रेंड फंक्शन क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं होता। जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता। फ्रेंड फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन क्लास के बाहर होता है जिसे किसी क्लास का फ्रेंड बनाया जाता है। और इसको क्या बनाया जाता है, किसी क्लास का फ्रेंड बनाया जाता है। जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो मेंबर नहीं होता क्लास का, लेकिन इसको क्लास के बाहर क्लास से नॉर्मल होता है और इसे क्लास का फ्रेंड बनाया जाता है। मतलब फ्रेंड बना के उसको एक्सेस किया जाता है। यदि आपका कोई फ्रेंड बनेगा तभी तो आपकी उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, आप उसके पास जा सकते हो, उसके चीज़ें यूज कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो इसी तरीके से फ्रेंड फंक्शंस को ऑलवेज क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। जिस क्लास का फ्रेंड आप फंक्शन को बनाना चाहते हैं उसके लिए आप फ्रेंड कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेंड फंक्शन ऑलवेज क्लास के अंदर, मतलब कि फ्रेंड फंक्शंस को क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है। और क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाना चाहते हो फ्रेंड कीवर्ड का मतलब आप किस फंक्शन को फ्रेंड एक्सेस करना चाह रहे हो तो उसके पीछे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ्रेंड नाम यूज़ करेगा। जैसे क्लास का नेम हो गया और आपको सपोज करो फंक्शंस नेम, ये आर्ग्यूमेंट आपको यूज़ करना क्लास से बाहर, तो आप फ्रेंड रिटर्न टाइप यूज़ करोगे इसके साथ में और उसका आप बाहर एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म्स आती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन रन टाइम एरर होती है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जनरेट होती है। यदि आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया और आप उसको रन करवाते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि एरर शो कर देता है, तो वो किसका पार्ट होता है, एक्सेप्शन का पार्ट होता है। तो रन टाइम पे जो एरर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। डिवाइड बाई जीरो, सपोज करो ए को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। तो ये किसका पार्ट हो गया,
एरे इंडेक्स आउट ऑफ काउंट, तो ये एक्सेप्शंस कहलाती हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग C++ का एक एडवांटेज है। तो एक्सेप्शंस होती है वो, एक्सेप्शंस को हैंडल करना C++ का एक एडवांटेज है। C++ प्रोग्राम के दौरान जो अब नॉर्मल कंडीशन जनरेट होती हैं उसे हम एक्सेप्शंस कहते हैं। जैसे रन टाइम पे जो एरर क्रिएट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए नेम टैग्स का यूज किया जाता है। जैसे ट्राई का यूज किया जाता है, तो ब्लॉक का यूज कोड में जनरेट हुए एक्सेप्शंस को थ्रो करने के लिए किया जाता है। जैसे ट्राई ब्लॉक होता है, तो ट्राई ब्लॉक का यूज कहाँ पे किया जाता है, जनरेट करने के लिए, एक्सेप्शंस को थ्रो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैच। ये भी एक ब्लॉक का कोड है जो ट्राई ब्लॉक का एक्सेप्शन थ्रू होने के बाद एग्जीक्यूट है। और कैच होती है, तो कैच ब्लॉक का कहाँ यूज किया जाता है, जैसे ट्राई ब्लॉक्स के एक्सेप्शन थ्रू होने के बाद में इसका यूज किया जाता है। थ्रो होती है, तो थ्रो स्टेटमेंट का यूज एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए किया जाता है। तो जो थ्रो स्टेटमेंट का यूज भी किस में किया जाता है, एक्सेप्शंस को थ्रो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। न्यू ऑपरेटर का यूज C++ में डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए किया जाता है। तो जो न्यू ऑपरेटर्स होता है C++ में, उसका यूज किसके लिए किया जाता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए किया जाता है। तो न्यू ऑपरेटर का यूज़ C++ में किसके लिए किया जाता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिलीट ऑपरेटर का यूज़ वेरिएबल में डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की हुई मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए किया जाता है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। जैसे कैच थ्रो हो गई, तो थ्रो का यूज एक्सेप्शंस को थ्रो करने के लिए किया जाता है। कैच का यूज़ ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शंस होने के बाद में उसका यूज किया जाता है, और ट्राई सबसे फर्स्ट किया जाता है। न्यू का यूज किया जाता है उसके अंदर डायनेमिक जो मेमोरी एलोकेट हो गई उसको मेमोरी को एलोकेट करने के लिए किया जाता है। डिलीट का यूज मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए किया जाता है। और दिस कीवर्ड पॉइंटर का यूज करंट क्लास के ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस को रेफर इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं इसकी रिगार्डिंग। तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शंस है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, तो आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसके बाद मैं बात करूं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जावा के रिगार्डिंग। तो आज के लिए इतना ही। अगली बात हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। और आज इतना ही। थैंक यू सो मच।